Hello students, in our last lecture we already discussed about potential energy. Potential energy को हमने कैसे डिफाइन किया, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी अगर बॉडी है तो उसकी पोजीशन के हिसाब से उसके पास एक एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी. अगर आपके पास कोई चीज़ है, सपोज अर्थ की सरफेस पर कोई चीज़ रखी है, उसको वहाँ से आप h हाइट पर ले जा रहे हो, तो आपने वहाँ पर वर्क किया, किसके अगेंस्ट वर्क किया, तो वो जो बॉडी थी उस पर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी, तो उसके अगेंस्ट आपने वर्क किया. और उसका मतलब ये हुआ कि आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई वो कैसी होगी, तो जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है दैट इज mg, तो उतना ही आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में आपने mg जितना फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में आपने h जितना उसको डिस्प्लेसमेंट करवाया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो वर्क किया, वर्क विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स दैट वाज mg एंड डिस्प्लेसमेंट इज h. तो mg इंटू h करोगे तो आपको जो आंसर यहाँ पर मिल रहा है दैट इज वर्क डन, है ना. तो इतना आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क किया है और जितना आप वर्क करोगे उतनी उसमें एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, और वो जो एनर्जी स्टोर हुई दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी जो थी उसको हमने ऐसे लिखा कि कोई h हाइट पर अगर कोई बॉडी है तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी mgh. अभी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी. h जो है दैट इज हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है. इसके अलावा और एक बात हमने की थी दैट इज फोर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो आपके पास अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका आप डिफरेंशिएशन निकालोगे h के अगेंस्ट, और उसकी नेगेटिव अगर आप वैल्यू ले रहे हो दैट विल गिव यू फोर्स. ओके, और ये जो फोर्स हमने बात की थी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये जो सारी फोर्सेस है दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हमने कैसे डिफाइन किया, तो जिस फोर्स से हम वर्क डन करते हैं, जो वर्क होता है मतलब कि उसमें वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, किस रास्ते से आप कोई भी बॉडी को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो आप, तो किस पाथ से आप उसको ले जा रहे हो उस पर जो है वो वर्क जो हो रहा है वो उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही जो है वो डिपेंड करता है. ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस. और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे जैसे फ्रिक्शन, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो किस पाथ पर से आप किसी भी बॉडी को लेकर जा रहे हो वो पाथ पर जो वर्क हो, जो जितना भी वर्क हो रहा है वो पाथ पर डिपेंड करेगा, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो इतनी चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ ली है. अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मतलब कि एक लॉ है हमारे फिजिक्स में दैट इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसकी आज हम बात करने वाले हैं. देखिए, इसके लिए मैं फिर से आपको याद करा दूं कि अभी हमने आगे के लेक्चर में ही ये चीज़ पढ़ी कि जैसे कंजर्वेटिव फोर्स सपोज F लग रहा है और उसकी वजह से डेल्टा x जितना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपने ये चीज़ पढ़ी है कि वर्क एनर्जी थियरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थियरम वी कैन से दैट W इक्वल्स डेल्टा के, है ना. तो डेल्टा के इक्वल्स W जो होगा वो वर्क डन कितना होगा, फोर्स सपोज F मैंने लिखी है और डिस्प्लेसमेंट सपोज डेल्टा x लिया है. अभी हमने वन डायमेंशन के लिए ये इक्वेशन लिया है, वन डायमेंशन में ही अभी हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने वेक्टर फॉर्म नहीं लिया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थियरम की हेल्प से आपके पास ये वाला इक्वेशन ऑलरेडी है, ये आपको पता है, ठीक है. अब अभी जैसे हमने पढ़ा कि आप अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप जो है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका आप डिफरेंशिएशन निकालोगे, उसकी नेगेटिव वैल्यू दैट विल गिव यू फोर्स. तो उसकी हेल्प से अगर मैं डेल्टा वी लिखूँ दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा वी दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. जी, हम ऐसे बोल सकते हैं, डेल्टा मीन्स चेंज, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा वी इक्वल्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स को इस तरफ ले लो और नेगेटिव साइन को भी अगर हम इस तरफ लिखेंगे तो डेल्टा वी विल बी minus f into delta x. Now sum of equation 1 and 2. तो from equation 1 and 2 we can write डेल्टा k प्लस डेल्टा v. देखो आप ये दोनों का आप टोटल करोगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड आप ऐड करो दैट इज एफ
एक्स डेल्टा एक्स और ये वाली है माइनस एफ डेल्टा एक्स, तो योर आंसर विल बी 0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, आप उसको लिख सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी जब कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है उसकी वजह से अगर वर्क हो रहा है तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो टोटल चेंज होगा, टोटल चेंज दैट विल बी 0। टोटल चेंज 0 है, इसका मतलब वो जो है दोनों का टोटल, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आया। उसको अगर हम K प्लस वी को अगर E लिख सकते हैं, E इक्वल्स K प्लस वी, मतलब E क्या है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डेल्टा E इक्वल्स 0, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर किसी भी चीज़ में कोई चेंज नहीं है उसका मतलब ये हुआ कि वो जो चीज़ है वो कैसी हो गई, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास दैट इज मैकेनिकल एनर्जी दैट विल बी कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो E इक्वल्स कांस्टेंट, या फिर E मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का टोटल सम दोनों का जो है वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पोजीशन में जब कोई भी, सपोज मेरे पास एक बॉल है उसको मैं पकड़ के ऐसे छोड़ रही हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में चेंज आ सकता है, लेकिन दोनों का जो टोटल होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो इनिशियली जितनी थी उतनी ही फाइनल भी होगी। मतलब कि दोनों का टोटल कांस्टेंट रहता है। टोटल कांस्टेंट रहना दैट मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज दैट विल बी 0। इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपकी अगर फिजिक्स की टेस्ट है उसमें फर्स्ट टेस्ट में आपने 20 मार्क्स कंसीडर लिए हैं, मतलब 20 मार्क्स आपको मिले हैं। सेकंड टाइम भी टेस्ट हो रही है उसमें भी आपके मार्क्स आए हैं 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो मार्क्स है वो कांस्टेंट है, मार्क्स 0 नहीं है, मार्क्स कैसे है, कांस्टेंट है। और उसमें चेंज कितना आया, तो चेंज इज 0 मीन्स चेंज इन योर मार्क्स दैट इज 0, मतलब पहले भी 20 थे अभी भी 20 है, तो कोई चेंज नहीं आया, तो चेंज विल बी 0। लेकिन आप बोल सकते हो मार्क्स 0 नहीं है। ऐसे ही चीज़, ये सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी सोचनी है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों का जो टोटल है वो सेम ही होगा, दैट विल रिमेन सेम। मतलब कि इनिशियली जितनी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जितना टोटल था फाइनल भी उतना ही रहेगा, ओके। लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आया, दोनों ही सेम ही है वैल्यूज टोटल। इसका मतलब ये हुआ उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने डेल्टा लिखा है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों का चेंज जो होगा वो टोटल 0 होगा, टोटल ही लेना है। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उसको आप मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर इसकी हेल्प से आप इतनी चीज़ यहाँ पर बोल सकते हो कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पर तो आप लिख सकते हो कि डेल्टा वी इक्वल्स, ये जो वाला हमने लिखा है डेल्टा वी, पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, -F इंटू डेल्टा एक्स से। कैसा फोर्स होना चाहिए यहाँ पर, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो अगर क्लोज्ड पाथ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जहाँ से एक्स इनिशियल पोजीशन जो है आपकी, आप घूम के आ रहे हो और फाइनल पोजीशन भी वही है, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अगर सेम ही होगी, क्लोज पाथ है इसलिए, तो वर्क डन विल बी 0, है ना। क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी 0। तो ये चीज़ हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बोल सकते हैं। तो इसकी हेल्प से आप जो मैकेनिकल एनर्जी के लिए जो कंजर्वेशन लॉ है उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि work done by conservative force, if work is done by conservative force then total mechanical energy will be constant। मतलब कि अगर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है और उसकी वजह से वर्क हो रहा है तो टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी।
उसका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आपको जल्दी से वो चीज़ समझ में आएगी, तो अभी मैं उसका एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ। लेकिन पहले ये चीज़ आपने समझ ली है कि वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा, फिर ऑलरेडी हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशन था, तो दोनों का हमने टोटल लिया तो हमें क्या रिजल्टेंट क्या मिला कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज जीरो। चेंज जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है वो फिजिकल क्वांटिटी का टोटल कांस्टेंट रहता है। ओके, इस ये जो क्वांटिटी है उसको हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अभी इसके लिए हम एक जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज मेरे पास ये अर्थ की सरफेस पर ऐसे मैंने एक टावर बना दिया। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो डिस्टेंस है हमारा दैट इज हाइट इक्वल्स 0। ये वाली जो हाइट है उसको हम बोल सकते हैं, हाइट जो है उसको मैं सिर्फ h लिख रही हूँ, और ये वाली जो हाइट जो मैक्सिमम है उसको मैंने कैपिटल H लिखा है। ये तीनों पॉइंट्स है, सपोज A B C उसको आप बोल सकते हो। अभी आपके पास एक m मास वाला एक बॉल है, वो आप यहाँ पर पकड़ के खड़े हो, फिर उसको आप नीचे फेंक रहे हो ये बॉल को, तो आप यहाँ पर A पर, B पर और C पर आप मैकेनिकल एनर्जी उसकी कितनी होगी उसके बारे में अभी आपको पता लगाना है। तो वी नो दैट मैकेनिकल एनर्जी दैट इज E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला दैट इज mgh। तो ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी का ये वाला इक्वेशन है, इसकी हम हेल्प लेने वाले हैं टू फाइंड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले पॉइंट ए पर बात करते हैं, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पर उसको आपने पकड़ के रखा है, तो पकड़ के रखा है दैट मीन्स ये जो हमारा इक्वेशन है उसमें उसकी वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी हम 0 रखेंगे, तो 0 काइनेटिक एनर्जी 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तो mgh। तो हाइट कितनी है यहाँ से कैपिटल H, तो आप लिख सकते हो mg कैपिटल H। ये वाला इक्वेशन हो गया। अभी जब ये बॉल B पॉइंट पर आ रहा है तब उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, है ना, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, तो उसके पास जो वेलोसिटी है वो सपोज मैं ऐसे बोलूँ कि vb जितनी है, तो आप लिख सकते हो 1/2 mvb² प्लस किस हाइट पर है वो h पर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। अगर c की बात करते हैं तो c पर उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 1/2 m, उसको आप तभी उसकी वेलोसिटी vc है सपोज, तो vc² प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 क्योंकि हाइट 0 हो गई। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर ऐसे यहाँ पर जैसे मैंने बॉल को नीचे फेंका है, तो कोई भी चीज़ के लिए जब ऐसे हमने उसको नीचे फेंका है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर हूँ तो वहाँ पर जितनी उसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी उतनी ही B पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी होगी और उतनी ही C पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हो कि A पर जितनी उसके पास मैकेनिकल एनर्जी थी उतनी ही B पॉइंट के आगे उसके पास एनर्जी होगी। दैट मीन्स EA इक्वल्स EB, आप उसको ऐसे लिख सकते हो। तो अगर हम ये दोनों की बात कर रहे हैं तो उसकी हेल्प से आपका क्या इक्वेशन बनेगा, देखो EA इक्वल्स mgh, EB इक्वल्स आप लिख सकते हो 1/2 mvb² प्लस mgh। यहाँ पर m जो है वो कॉमन निकल रहा है, बोथ साइड आप m को कैंसल आउट कर सकते हो, तो आपके पास सिर्फ इतना इक्वेशन बचेगा। ये gh को भी इस तरफ आप ले आओ, तो मैं पूरा लिख रही हूँ अभी mgh माइनस mgh इक्वल्स 1/2 mvb²। यहाँ पर आप देख सकते हो कि m इंटू जी वो कॉमन है, बोथ साइड m को कैंसल आउट करो, 2 को आप यहाँ पर इस तरफ ले आओ, तो vb² इक्वल्स आपका इक्वेशन क्या होगा 2 इंटू जी कॉमन था इंटू h माइनस h। तो B पॉइंट पर कितनी उसकी वेलोसिटी होगी वो आप इसकी हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हो। काइनेमेटिक्स में ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ही हम यूज़ भी करते हैं।
तो देखो आपने यहाँ पर क्या किया, जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो कोई भी पॉइंट पर वो एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ए पॉइंट पर जितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी उतनी ही सी पॉइंट पर होगी। तो हम लिख सकते हैं ई ए इक्वल्स ई सी, दोनों की पॉइंट पर एनर्जी सेम है। तो अभी हम फिर से वही इक्वेशन का यूज करते हैं। तो ए पर कितनी थी उसके पास एनर्जी, mgh, और c के आगे कितनी एनर्जी थी उसके पास 1/2 mvc²। m and m विल बी कैंसल आउट एंड vc इक्वल्स क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर ले जाओ 2gh। आपको याद होगा ऐसा इक्वेशन हमने हमारे चैप्टर 3 में भी पढ़ा हुआ है। फ्री फॉल के लिए कोई बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी अगर मतलब कि वहाँ पर वो पहुँच रहा है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो आप इस इक्वेशन से फाइंड करते थे। ओके, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आपको ये चीज़ समझाता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ऑलवेज कैसी रहती है, कांस्टेंट, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता। ओके, तो उसकी हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पर एनर्जी जो है उसको जो है अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है तो उसके पास उनको कंपेयर कर सकते हो और उसकी हेल्प से वेलोसिटी को भी फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये वाला चीज़ यहाँ पर समझनी थी। अब उसके अकॉर्डिंग हमारी टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इलस्ट्रेशन, उसका हम डिस्कशन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 36.7। देखो, अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल L. It is imparted a horizontal velocity VO at the lowest point A such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point C. This is shown in figure. Obtain an expression for V0, then the speeds at point B and C, and the ratio of kinetic energies that is Kb by Kc at B and C. Comment on the nature of the trajectory of the bob after it reaches the point C. देखो, यहाँ पर हमें ये वाला क्वेश्चन में दे रखा है फिगर कि यहाँ से आपने एक बॉब लगाया है जिसका मास कुछ m है। ये पॉइंट अगर मैं उसको a ले रही हूँ और ये वाली लेंथ है वो टोटल L है। अगर इसके पास m मास है तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, दैट विल बी mg। यहाँ पर एक पॉइंट B की बात है और दूसरा जो पॉइंट है वो C है। तो आपको जो है वो अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी भी फाइंड करनी है और एनर्जी की भी बात कर रहे हैं। अभी हम एक चीज़ यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो है A इज़ द लोएस्ट हाइट, मिनिमम हम पॉइंट लेकर हम कंसिडर कर सकते हैं, मतलब उसको हमने अर्थ की सरफेस पर रखा है ऐसे आप सोच लो। अगर उसको आप ऐसे ही कंसिडर करोगे तो आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना इजी हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिया है, A इज़ द लोएस्ट पॉइंट। सपोज A इज़ द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, दैट मीन्स उसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ A दैट इज 0, ठीक है। तो ये इसकी अगर हाइट 0 है तो B की हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से अर्थ की सरफेस से आप सोचो तो B की हाइट होगी L और C यहाँ पर सर्कुलर पाथ हो रहा है तो ये L और ये L, मतलब C कितनी हाइट पर है 2L। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। हमें यहाँ बोला गया है कि यहाँ से बॉल जो है उसको आप V0 वेलोसिटी से उसको आप ऐसे फेंकते हो तो वो जो है वो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये V0 कितना है, B पर होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, C पर होगा तब वेलोसिटी कितनी होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सोचो आप यहाँ पर अभी पॉइंट A पर उसकी वेलोसिटी V0 है, ये चीज़ हमको ऑलरेडी बोल रखी है। तो हम अभी जो मैकेनिकल एनर्जी है A पर, B पर और C पर वो तीनों ही फाइंड करते हैं, फिर उसकी हेल्प से हमें रिजल्ट जो है वो हमें मिल पाएगा। तो देखो एट पॉइंट A आप क्या लिख सकते हो, उसकी एनर्जी जो होगी टोटल एनर्जी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A, ओके। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट विल बी 1/2 m और उसकी वेलोसिटी V0 है तो मैंने V0² लिखा प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। तो
तो हाइट उसकी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 हो गई। तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन ऐसे एनर्जी के लिए मिल रहा है ए पर, ठीक है। अब अगर हम पहले सी की बात करते हैं एट पॉइंट सी, तो आपको यहाँ पर जो बोला गया है वो चीज़ मैं समझा देती हूँ, आप फिर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बोला गया है जो स्ट्रिंग है वो लूज हो गई, ठीक है। तो इसमें वैसे तो टेंशन लगता है, फोर्स दूसरी कौन सी लग रही है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेकेंडरी इज टेंशन, लेकिन वो टेंशन कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो स्ट्रिंग है वो लूज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टी है टेंशन उसको आप 0 ले सकते हो। तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर हम कौन सी फोर्स लग रही है वो कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अभी देखो वो यहाँ से घूमकर यहाँ पर C पर आ रहा है, तो एट C अगर हम एनर्जी की बात करते हैं C पर तो कितनी एनर्जी होगी, तो हम सोच सकते हैं काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी 1/2 m। मैं उसको वेलोसिटी को C लिख रही हूँ vc, कि C पर जब है उसकी वेलोसिटी सपोज vc है, तो मैंने लिख लिया 1/2 mvc², प्लस मुझे लिखना है उसकी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। तो ये मिनिमम पॉइंट है, तो यहाँ से C की हाइट कितनी है, ये वाला L और ये वाला L, टोटल क्या हो गया उसका लेंथ 2L। तो ये जो है C पर उसकी एनर्जी मुझे यहाँ से मिल सकती है। ये मुझे और एक इक्वेशन मिल गया, ओके। अब यहाँ पर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, C पर वेलोसिटी फाइंड करनी है, फिर और मेरे पास क्वेश्चन है V0 भी फाइंड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो एक चीज़ आप सोच सकते हो कि यहाँ पर हमारा ये जो बॉब है वो यहाँ से घूमकर यहाँ पर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन उसको प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नन बट ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही कंसिडरेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हो यहाँ पर कि नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लिख सकते हो डायरेक्ट अपने वर्ड्स में ऐसे लिख लेना, क्योंकि पूरा बोर्ड यहाँ पर भर जाएगा, इसलिए मैंने वर्ड अभी नहीं लिखा, आपको लिखना होगा वो जब आप आंसर लिख रहे हो। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज 1/2 mv²। तो देखो आप, मैंने यहाँ पर C के बारे में अभी हम लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी बॉब की वहाँ पर vc है, इसलिए मैंने लिखा है 1 mvc² अपॉन जो रेडियस है, सर्कल का रेडियस क्या है L, इक्वल्स क्या होगा, कौन उसको प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज mg, है ना। तो m और m कैंसल आउट हो जाएंगे, तो vc होगा वो क्या हो जाएगा, L यहाँ पर चला जाएगा, दैट विल बी √gl। तो C जो है उस पर कितनी वेलोसिटी होगी वो हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम जो इक्वेशन 2 है उसमें अगर रख देते हैं, तो नाउ वी कैन राइट इक्वेशन 2, क्या लिख सकते हैं, एट पॉइंट C एनर्जी विल बी 1/2 m, और vc² की वैल्यू उसका स्क्वायर करके लिखोगे आप, दैट विल बी gl प्लस यहाँ पर 2 mgl तो है ही, तो ये जो है वो 2 LCM हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 दैट विल बी 5/2 mgl। तो जो C पॉइंट है वहाँ पर कितनी एनर्जी है वो हमें मिल सकती है। नाउ फ्रॉम आप मैकेनिकल एनर्जी लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ क्या लिख सकते हो, A पॉइंट पर कितनी एनर्जी है उतनी ही C पॉइंट पर होगी। तो A पर कितनी एनर्जी है, दैट इज 1/2 mv02, और C पर कितनी एनर्जी है, दैट इज 5/2 mgl। तो देखो m एंड m विल बी कैंसल आउट, 2 and 2 विल बी कैंसल आउट, तो v0 विल बी √ क्या आ गया आपका आंसर 5gl। तो ये जो वेलोसिटी आपको फाइंड करनी थी वो भी आपको मिल गई। अब थर्ड पॉइंट क्या है, C की हम बात करेंगे। क्यों C की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसके साथ रेशियो भी निकालना है, और सॉरी B पर उसकी कितनी जो वेलोसिटी है वो भी हमें चाहिए। तो आप अभी लिख सकते हो एट पॉइंट B कितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी है 1/2 mvb² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh, और हाइट कितनी है उसकी L, तो आप लिख सकते हो mgl। तो ये जो है B पॉइंट पर उसकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गई। अभी हम फिर से जो
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है उसकी अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट ए पर और बी पर एनर्जी को हम अगर कंपेयर करेंगे तो वी कैन राइट ई ए इक्वल्स ई बी। देखो ए पर कितनी एनर्जी है, दैट इज 1/2 mv0² और बी पर कितनी एनर्जी है, 1/2 mvb² प्लस mgl। तो देख सकते हो आप यहाँ पर v0 की वैल्यू है दैट इज √5gl, तो उसका स्क्वायर करके आप लिखोगे तो 1/2 m क्या हो जाएगा 5gl इक्वल्स 1/2 mvb² प्लस mgl। तो देखो आप mgl को इस तरफ ले जाओ, यहाँ पर 5/2 mgl है तो आपको क्या आंसर मिलेगा 1/2 mvb² इक्वल्स 5/2 mgl माइनस क्या हो गया mgl। 2 LCM हो जाएगा 5 - 2 दैट विल बी 3, तो 1/2 mvb² इक्वल्स हमारा आंसर क्या मिल गया 3/2 mgl। तो आपको पॉइंट बी पर यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो मिल गई। यहाँ पर m और m को कैंसिल आउट करो, 2 और 2 को कैंसिल आउट करो, तो आपका आंसर VB इक्वल्स हो जाएगा √3gl। तो हमें जो भी चीज़ें यहाँ पर फाइंड करनी थी वो हमें मिल गई। अभी सेकेंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, काइनेटिक एनर्जी एट B और काइनेटिक एनर्जी एट C शायद पूछा है। एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ क्वेश्चन। यस, B एंड C पर हमें जो है उनका रेशियो निकालना है। तो देखो B पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, दैट इज 3/2 mgl और C पर जो है वो कितनी है, दैट इज 5/2 mgl। तो दोनों का आप रेशियो निकालोगे, योर आंसर विल बी 3/5। ये आपका आंसर हो गया। अभी देखो आप ये और भी क्वेश्चन कुछ आपको यहाँ पर पूछा गया है। सॉरी, सी पर काइनेटिक एनर्जी ले ली है मैंने, यहाँ पर भूल से टोटल एनर्जी ले ली। एक चीज़ देखो आप, सी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर एल को इस तरफ अगर आप ले जाओगे तो 1/2 mvc² इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसकी हेल्प से आप लिख सकते हो ना, क्या हो जाएगा 1/2, दोनों साइड 1/2 से आप मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर मैं रफ वर्क में लिख रही हूँ अभी, तो m को कैंसिल नहीं करना अभी, 1/2 mvc² इक्वल्स क्या हो जाएगा, l यहाँ पर चला जाएगा तो 1/2 mgl होगा ना। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे 1/2 mgl को, तो यार आंसर विल बी 3:1। ये हो गए। ओके, अभी क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा गया है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेज एट पॉइंट सी। देखो वो सी पॉइंट पर आ रहा है, तब उसके बाद अगर मैंने ऐसे सोचा कि जो स्ट्रिंग है उसको हम काट देंगे तो क्या होगा। तो जैसे हमें पता है कि आप बॉल को फेंकते हो, है ना, तो उसका जो पाथ कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन वो करता है। तो ऐसे ही अगर बॉब को यहाँ से v0 वेलोसिटी से उसको ऐसे फेंका है, स्ट्रिंग के साथ बांध के रखा है, तो वो यहाँ पर जाएगा, और अगर स्ट्रिंग को हम काट देंगे तो उसका जो मोशन होगा वो पूरा सर्कुलर नहीं होगा, उसको अगर हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे मोशन यहाँ पर करेगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें वही चीज़ हमने की है कि अलग अलग पॉइंट्स पर सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी ले ली और उनकी कंपैरिजन ही की है, तो हमें ऑटोमेटिकली इजीली, बहुत ही इजीली आंसर यहाँ से मिल सकते हैं। तो आज यहाँ तक की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, उसको अच्छे से आप जो है वो तैयार कर लेना।